से भाग कर लिया है। ये तीसरा और लास्ट भाग होगा जिसमें कुल 70 क्वेश्चन आए थे, तो जिसमें से हम लोगों ने लगभग आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 क्वेश्चन इसमें है जो आपके टोटल 70 क्वेश्चन आए हुए। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला दिया है कि एक 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर 950 आरपीएम की गति से घूमती है। 950 आरपीएम की गति से घूमती है और रोटर ताम्रहानि 5 किलोवाट है, तो रोटर इनपुट कितना होगा। तो रोटर इनपुट पूछा है कि कितना होगा। तो ये देखते हैं। देखिए पहला जैसे होता है रोटर इनपुट का फार्मूला आता है, आपको लिखते हैं हम लोग PRC। PRC मीन्स होता है कि कापर का जो यानी ताम्रहानि का, यहाँ पर PRC बराबर S इंटू PG। PG क्या है, ये है इनपुट, कितना आपने इनपुट किया हुआ है। S है अंशी स्लिप, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल स्लिप बोलते हैं। तो हमें S पता नहीं है, तो S निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले S बराबर होता है NR माइनस NS माइनस NR अपान NS इंटू 100। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें स्लिप पता चल जाएगा कितना है। उसके लिए हमें सिंक्रोनस स्लिप का मान चाहिए, तो उसके लिए फार्मूला है NS बराबर 120F/P। जब इससे निकालेंगे तो F का मान 50, पोल की संख्या है 6, तो 6 दूना 12 यानी 1000 आ जाएगा आपका NS। 1000 कितना आ जाएगा, NS आ जाएगा, यानी सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी। अब 1000 में सिंक्रोनस स्पीड माइनस NR इंटू NS है। जब इस प्रकार हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1000 माइनस 950 बटा के 1000 इंटू 100। ठीक है, जब इसे करेंगे तो ये 50 बटे के 1000 हो जाएगा इंटू 100, 0 से 0 करेगा ऐसे, यानी 5% आपका सिंक्रोनस स्पीड। तो आइए फार्मूला लगाते हैं। PRC बराबर S इंटू PG। PG हम लोग से पूछा है, ये दिया है 5 किलोवाट, यानी 5 गुणे 1000 वाट। अब 5% को लोगे तो 5 बटे के 100 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, और ये देखिए 3 और 2 यानी 5, यानी 100 किलोवाट इसको लिख सकते हैं PG को। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C यानी कि 100 किलोवाट। इस प्रकार आप लगा सकते हैं। दूसरा देखिए, संचरण लाइन वोल्टेज बढ़ाने पर लाइन हानि। तो जब हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हम जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो लाइन क्या होती है, घटती है। तो यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है तीसरा दिया है कि प्रेरक द्वारा अवशोषित की जाने वाली हानि। तो हमने देखिए प्रेरक द्वारा, तो P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो हम जानते हैं कि जो V होता है, V बराबर LdI/dt लिखते हैं। तो V की जगह क्या रख देंगे हम लोग, LdI/dt। तो ये हमको C वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यानी C ऑप्शन हमारा सही है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊष्मा का भाग है। तो पहला दिया शक्ति आवृत्ति ऊष्मा, उच्च आवृत्ति ऊष्मा, या दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों देखने को हमें मिलता है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C यानी कि दोनों। आगे बढ़ते हैं। ये आगे दिया हुआ है वास्तविक धारा स्रोत का मान होता है 0 आंतरिक प्रतिरोध, अनंत आंतरिक प्रतिरोध, एक छोटा आंतरिक प्रतिरोध, या एक बड़ा। तो एक धारा स्रोत की बात किया है, जो कि प्रैक्टिकली हम लोग जो यूज करते हैं, करंट सोर्स की बात हो रही है। तो इसमें पूछा है कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक जो प्रतिरोध, इसको हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, तो इसका मान कितना होता है। तो ये हमें क्या, ये मान हमें हमेशा क्या रखना पड़ता है, हमेशा, जैसे कि यहाँ से अगर कोई हमें करंट पूरी तरीके से हो जाए तो इसको हमें क्या रखना, अधिक रखना पड़ेगा। जब अधिक रखना पड़ेगा तो इसमें क्या है कि यहाँ से सारी धाराएं वहाँ लोड पर चली जाएंगी, तो इसके पैरेलल में लगता है। तो पूछा है कि यही कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो एक बड़ा आंतरिक प्रतिरोध होगा। वही आइडियल की बात करें, यानी आदर्श। जब आदर्श की बात करें तो ये क्या होगा, इसको खोल देंगे, मतलब खुला मतलब होता है कि अनंत, यानी कि अनंत को दर्शाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा कि एक वास्तविक धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध का मान बड़ा होता है। आगे है ELCB का पूरा नाम पूछा गया है।
तो ये बहुत ही पॉपुलर है। जैसे देखिए इसमें MCB पूछता है, MCCB पूछता है और ELCB पूछता है ये, फिर ABC पूछता है, ठीक है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, फिर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, फिर होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ये बहुत सारे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए ये कि आपको प्रैक्टिकली जो करंट सोर्स है देखने को मिलेगा। देखिए ये है, ये इंटरनल करंट सोर्स, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इसके क्या है, इस वाले करंट सोर्स का सिंबल है। तो इसमें क्या है, ये इसका मान अधिक रखा जाता है प्रैक्टिकली। जब वो आइडियल की बात करेंगे, एक आदर्श की बात करेंगे सोर्स की, तो इसको क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा हमने ये पूरा हटा दिया गया है, इसमें से देख रहे हैं ये पूरा हटा दिया गया है। तो ये अनंत प्रतिरोध दर्शाएगा, यानी यहाँ पर कोई प्रतिरोध है ही नहीं, तो पूरी पूरी यहाँ से पूरा करंट यहाँ से फ्लो करेगा। तो इस चीज को ये दर्शाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि करंट सोर्स के अलावा वोल्टेज सोर्स होता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सोर्स ये दो होते हैं, स्वतंत्र स्रोत, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। तो इन दोनों से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में उठाता रहता है। तो देखिए इसमें आइडियल यहाँ पर आदर्श की बात किया है, तो इसमें क्या है कि ये पूरे शॉर्ट को दर्शा दिया है। तो पहले इसको समझते हैं प्रैक्टिकली एक्चुअली होता क्या है। कि देखिए ये जो प्रतिरोध है कि यहाँ पर हमें कोई लोड जोड़ा गया है, ठीक है, ये कोई लोड हम जोड़े हैं। तो हमें क्या है कि यहाँ से वोल्टेज हमें यहाँ पर प्राप्त हो, तो इसका मान हमें क्या रखना पड़ेगा, कम से कम रखना पड़ेगा। आंतरिक प्रतिरोध रखने का तात्पर्य है कि ये जो इक्विपमेंट लगा है कुछ सेफ्टी रहे, कुछ सेफ्टी भी रहे, और यहाँ से जो प्रतिरोध इसमें थोड़ा बहुत रुकावट आ रहा है आंतरिक प्रतिरोध का, यानी जो भी लोड होगा उसका कुछ इसका भी तो आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ से कुछ आंतरिक प्रतिरोध हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो क्या करें कि आइडियल मतलब माना जाता है कि अगर ऐसा न हो, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकली ऐसा संभव है नहीं, लेकिन माना जाता है कि अगर ये चीज़ें न हो तो ये क्या है, शॉर्ट को दर्शाएगा। तो आइडियल कंडीशन में एक आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। एक ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगा जब, तो देखिए एक ट्रांसफार्मर अधिकतम जब आयरन लॉस क्या होता है, आयरन लॉस यानी लौह हानि बराबर ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस के बराबर हो जाता है। तो ये अधिकतम दक्षता की कंडीशन को दर्शाता है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है कि आर ओम के 3 प्रतिरोध स्टार में जुड़े हैं, 3 का डेल्टा समतुल्य होगा। देखिए इसका कन्वर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग समझेंगे, फिर इस पर आएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए तो हमारा ऑप्शन तो जैसे स्टार में जुड़ा है तो डेल्टा क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा, यानी सारे जो होंगे हर एक समतुल्य तब 3R ही होंगे, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं पूरा डिटेल में। इसे क्वेश्चन आता रहता है जिसमें इस उत्तराखंड एसएससी में पूछा गया है। तो देखिए अगर स्टार से आप स्टार से क्या कर रहे हैं, डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। क्या करते हैं कि जब स्टार से डेल्टा में करते हैं ना, तो इसी पे हम लोग डेल्टा एक अथवा बना देते हैं, इस प्रकार बना देते हैं। जब इस प्रकार बना लेंगे, अब यहाँ पर मान लेंगे R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, तो हमें स्टार से डेल्टा है, तो स्टार पर हमने डेल्टा बना लिया। जब डेल्टा बना लिया तो यहाँ पर R1 का मान अगर हमें जब निकालना होगा, तो देखिए कि ये वाला जो प्रतिरोध है, ये वाला ये प्रतिरोध है, ये भी इससे जुड़ा हुआ प्रतिरोध है। तो इसमें क्या हम लोग करते हैं, जैसे देखिए इसमें इस तरह से है, ठीक है। तो ये इस प्रकार एरो बना देते हैं, इस प्रकार एरो बना देते हैं। तो उसमें लिखते हैं RA, जैसे इसमें ABCD दिया है, तो देखिए RA इंटू RE, फिर उसके बाद RA जैसे R1 RA R1 और R3, ये हो जाएगा। मान लीजिए इसका हमें ज्ञात करना है, तो R1 R3, एक मिनट इसमें सही से दिख नहीं रहा। अगर हमें देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए हम कोई रेजिस्टेंस 3 लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे किए हैं, तो R1 और R1 और इंटू R3 हो गया, R1 इंटू R3 बटा के, देखिए इसके विपरीत में कौन है,
ये कौन है, R2, ये R2, ये चीज़ है, सुनिए आपको, ये है इसका R1 R2, और उसके बाद इसमें कुछ मिस्टेक किया गया है, तो इसमें क्या है, RA RC को दर्शाया है, अच्छा इधर का उधर कर दिया है, सही सही सही, ठीक 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 है, इधर का मान लीजिए ये स्टार है ना, जैसे डेल्टा से स्टार इसमें करना है, स्टार से डेल्टा करना, जैसे डेल्टा स्टार में क्या है कि जब डेल्टा से स्टार करते हैं तो ये वाला कंडीशन है, डेल्टा से स्टार, जब स्टार से डेल्टा करते हैं तो ये वाला कंडीशन है, स्टार से डेल्टा, सॉरी, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है, इसी प्रकार आप कन्वर्जन कर सकते हैं। अगला है कि एक तड़ित निरोधक, तड़ित चालक या लाइटिंग अरेस्टर, तड़ित निरोधक चालक को स्थापित करने चाहिए ट्रांसफार्मर के पास, सर्किट ब्रेकर के पास, बस बार के पास या खंभे के पास। ये क्या है, ट्रांसफार्मर के पास हम लोग, लाइटिंग अरेस्टर का काम क्या होता है, जो आकाशीय बिजली होती है, आकाशीय बिजली जो किसी भी इक्विपमेंट को सुरक्षा देने के लिए उसमें क्या हम लोग लगाते हैं, लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। चाहे वो ये भी क्वेश्चन पूछा, लाइटिंग अरेस्टर का काम क्या है, तो ये क्या है, कोई इक्विपमेंट से सुरक्षा और मानव को भी इसे सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी ध्यान रखना। देखिए एक 4 पोल डीसी मशीन 1500 आरपीएम की गति से चल रही है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा, देखिए इस पर ये जैसे डीसी मशीन जैसे ही लोग पढ़ेंगे सीधा टिक कर देंगे 0 हर्ट्ज, पूरी पहले हर एक क्वेश्चन को पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। देखिए इसमें बोला है कि आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा की आवृत्ति पूछा है, तो आर्मेचर हम जानते हैं कि उसमें क्या होता है, एसी होता है, जब एसी होता है तो फिर फार्मूला निकालना ही होगा, तो वही फार्मूला NS बराबर 120 F/P, सिंक्रोनस स्पीड दिया है 1500, 1500 120 हर्ट्ज पूछा है, और उसके बाद पोल कितना है 4, 4 3 12 30 हो जाएगा, 0 से 0 3 पर पढ़ने यानी 50 हर्ट्ज, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी 50 हर्ट्ज आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूपीएस का सही बी निर्देश है, तो देखिए इसमें वाट एम्पियर माइक्रोफैरड में नहीं आता, ये वाला ऑप्शन सही है कि आपका बी निर्देशक है, ओ सॉरी बी निर्देशक पूछा है, मतलब इसमें से नहीं है, तो ये तो ऑप्शन आपका तो ये भी होता है, तो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ बी निर्देशक है, तो 40 एम्पियर में तो मान सकते हैं, एम्पियर में होता है, वाट में 2 है तो वाट में होता है, लेकिन माइक्रोफैरड में नहीं होता है, फैरड और में नहीं होता है, कैपेसिटर का सब है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाइनरी संख्या 1011 का ग्रेड कोड, देखिए ग्रेड कोड निकालने का एक सिंपल है, इसको आप एक ध्यान दीजिएगा। देखिए एक जोड़ आपने पढ़ा होगा, तो 1 + 1 को जोड़ते हैं तो 1 0 आता है, तो इसको 0 लिखते हैं, फिर 0 + 0 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 0 आता है, ये बाइनरी का सिस्टम है, 1 + 0 जोड़ते हैं तो 1 आता है, फिर 0 + 1 जोड़ते हैं तो फिर भी 1 आता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें दिया है 1 1 1 0 1 1, तो इसको सेम लिखेंगे 1, फिर क्या करेंगे 1 को 0 में जोड़ेंगे, तो 1 को जब 0 में जोड़ेंगे तो यानी ये वाला कंडीशन 1 आएगा, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 0 को 1 में जोड़ेंगे, तो 0 को जब 1 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना, फिर उसके बाद फिर 1 को 1 में जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा, 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 11 10 आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन 11 10 ग्रे कोड निकालने का तरीका है। आगे है एक 440/110 यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रारंभिक प्रतिरोध 0.03 ओम है एवं द्वितीयक प्रतिरोध 0.02 ओम है, यदि लौ हानि 150 वाट है तो अधिकतम दक्षता के लिए द्वितीयक हानि ज्ञात करिए। देखिए इसमें तरीका एक है, जैसे अधिकतम दक्षता कैसे क्या होती है, कॉपर लॉस बराबर
आयरन लॉस, तो आयरन लॉस तो बदलने वाला नहीं क्योंकि एक स्थिर हानि, तो 150 वाट तो ये हो जाएगा। तो कॉपर लॉस है इसमें, जैसे कॉपर लॉस में जैसे आई स्क्वायर आर, I1 I2 प्लस आई स्क्वायर आर तो I2 R2। इस प्रकार जब सॉल्व करेंगे ना, इसमें मान रख के, तो आपका आंसर आएगा B 79.28 एम्पियर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे है 14 नंबर, SMPS के इनपुट के तरंग सामग्री अथवा उर्मिका यानी रिपल होती है। तो इसमें पूछा कि रिपल मतलब SMPS में कितना होती है। तो इसमें क्या होता है, SMPS में रिपल ज़्यादा होती है, शायद कंफ्यूजन है इसमें, इसको छोड़ दीजिए, इसको हम नहीं, एक मिनट। अच्छा, रिपल की बात किया है, रिपल मतलब वो होता है कि जैसे इसको कन्वर्जन जब होता है, मतलब ये SMPS का काम क्या है, जैसे AC टू DC कन्वर्ट कर रहा है, तो AC के कुछ गुण DC में चले जाते हैं, यानी प्योर DC नहीं मिल पाते, तो रिपल होता है, या तो कम होगा, क्या होगा, कम होगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये SMPS क्या होता है, देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है। ये एक CPU है, CPU में ऊपर भाग ऐसे देखते होंगे आप लोग, ये मार्किंग किया हुआ है, यही है। इसका मात्र होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड कहीं के स्विचिंग मोड पावर सप्लाई दे देगा, सिर्फ स्विच मोड पावर सप्लाई दे देगा, सारा चीज एक ही है, इसका कई एक होता है। तो ये देखिए, ये अलग करके यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए इसका काम क्या है, AC से DC में भी कन्वर्ट करना, DC को AC में भी कन्वर्ट करता है, AC को AC में कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करने का मतलब एम्पलीफाई कर देना, बढ़ा देना, और DC के DC का मतलब चॉपर की तरह ये भी काम करता है। तो यहाँ पर देखिए कम वोल्टेज, यदि ये कम वोल्टेज होता है, यदि कम वोल्टेज हो तो ज़्यादा कर देता है, और ज़्यादा कर देता है तो उससे कम, अर्थात इसको वोल्टेज को मैनेज करने का काम करता है। इसे क्या करता है, वोल्टेज घट बढ़ रहा है तो उसको मैनेज करने का काम करता रहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। इसका कार्य क्या होता है, इसका ये बेसिकली काम यही है, वोल्टेज कम बेसी होने पर उसको एडजस्ट करते रहना। ये निम्नलिखित को रूपांतरित करें। देखिए हेक्साडेसिमल में दिया है, बाइनरी अरे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए एफ क्या होता है, 15 को होता है, तो इसको 0 इसको 1 कर लीजिए, तो यानी कि 16 घाते 0 इंटू 15 प्लस 16 घाते 1 इंटू 15, तो 1 हो जाएगा, यानी 16 इंटू 15 प्लस 15। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 16 × 5 = 80, 16 कम 16, 16 8 कितना हो जाएगा, एक मिनट, 16 8 8 6 24, यानी 240 प्लस 15 5 5 2 255, यानी कितना आ जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वायु से प्राप्त शक्ति, देखिए ये बहुत ही नया क्वेश्चन है। हवा के वेग के अनुपाती होता है, हवा के वेग के वर्ग के अनुपाती होता है, या हवा के वेग के तृतीय घात के अनुपाती होता है, ये ऑप्शन सही है, तृतीय घात के अनुपाती होता है। ये वाइंड जो पावर प्लांट होता है ना, उसमें पढ़ने को मिलता है, तो पावर प्लांट वाले चैप्टर में आपको ये मिलेगा। ये केबल से क्वेश्चन आया हुआ है, केबल में इंटरशीथ का उपयोग किया जाता है। तो जो केबल में इंटरशीथ का प्रयोग करते हैं हम लोग किस लिए करते हैं, वो तनाव को ठीक तरीके से क्या करें, वितरित किया जा सके, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तनाव को ठीक प्रकार से वितरित करने के लिए। देखिए एक परिचालक प्रवर्धक में ऋणात्मक फीडबैक का आउटपुट होगा। तो देखिए एक होता है फीडबैक में दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव फीडबैक होता है। तो इन फीडबैकों क्या ये जुड़ाव को व्यक्त करता है और एक घटाव को व्यक्त करता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। तो ये फीडबैक तो में पूछा कि नेगेटिव का कार्य क्या होता है, तो ये सक्रियात्मक इनपुट के प्रति पुष्टि करता है, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसी से ये एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें क्वेश्चन देखिए क तरीके से, एक तो पूछता है कि इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, ये क्वेश्चन आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में टर्मिनल कितने होते हैं, तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 2 इनपुट के और एक आउटपुट। देखिए एक आउटपुट है और 2 इनपुट, और इनपुटों का नाम ही पूछता रहता है। प्लस को क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं, इसको इन्वर्टिंग
टर्मिनल, ठीक है। इसका ऑपरेशन एम्पलीफायर का आईसी नंबर होता है 741। ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, वही पॉइंट इसमें है जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एसी और डीसी दोनों को एम्पलीफाई करता है, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। यह मुख्यतः मैथमेटिक ऑपरेशन यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन को के लिए बनाया गया था, यानी प्लस माइनस समाकलन अवकलन यानी जो मैथमेटिकल चीज होती है उसके लिए बनाया गया था। आगे दिया हुआ है फीडबैक एम्पलीफायर, मतलब अभी जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे। देखिए फीडबैक का मतलब क्या होता है, आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट से जोड़ना फीडबैक कहलाता है, तथा इसे क्लोज लूप एम्पलीफायर भी कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्लोज लूप एम्पलीफायर किसको कहते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर। ये दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक जिसका हम लोग पर जिक्र कर चुके हैं, इसमें आउटपुट इनपुट के साथ जुड़ जाते हैं। देखिए ऊपर हमने इसका बात किया था। इसका उपयोग ऑक्सीलेटर बनाने में किया जाता है। पॉजिटिव का क्या होता है, ऑक्सीलेटर बनाने में, और नेगेटिव का क्या होता है, एम्पलीफाई बनाने में। तो देखिए पॉजिटिव फीडबैक का ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना है आपको। ये फार्मूला है, ये वोल्टेज गेन का है 1। ये फार्मूला इस प्रकार है, ये बी नहीं है बीटा है, ठीक है, ये बीटा है। ये इसका, हाँ इसका वोल्टेज गेन का मान यूनिटी से अधिक होता है, यूनिटी से ये होता है 1/1 माइनस ए इंटू बी नहीं बीटा है, ये होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में नेगेटिव देता है ऐसे, ठीक है। दूसरा है कि नेगेटिव फीडबैक, इसमें वही चीज़ है कि इसमें आउटपुट से घट जाता है। नेगेटिव फीडबैक ये बीटा होगा, तो A/1 प्लस ए इंटू बीटा, इसका यूनिटी से कम होता है वोल्टेज गेन का मान। इसका उपयोग एम्पलीफाई बनाने में किया जाता है। वोल्टेज गेन नेगेटिव रखने का लाभ क्या है कि वोल्टेज गेन घट जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, डिस्टोर्शन भी कम हो जाता है। ये तीनों महत्वपूर्ण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये है इसका, इसमें दिया हुआ है पॉजिटिव फीडबैक क्या है, पॉजिटिव फीडबैक में कैसे कैसे चीज़ें हैं। ये देखिए इसमें का जो ये पॉजिटिव से यानी जो यहाँ से ये फीडबैक यहाँ पर आउटपुट में जोड़ा गया है, उसी तरह नेगेटिव का फीडबैक इससे जोड़ा गया, इसे नेगेटिव जोड़ा गया इसलिए नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव से जोड़ा गया इसलिए पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। इसको पहचान लीजिए, पहचानने के लिए भी आता है बहुत। देखिए एक आदर्श पर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन होता है। तो देखिए एक आदर्श वोल्टेज गेन क्या होता है, आइडियल की बात किया है तो इसका क्रिटिकली बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आइडियल कंडीशन पूछ रहा है तो अनंत होगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि परिचालक प्रवर्धक यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कितने टर्मिनल होते हैं, ऊपर जिक्र हम किए 2 इनपुट 1 आउटपुट, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये इसी से इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग जिसका जिक्र हम लोगों ने ऊपर अभी किया है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का। देखिए ये इसका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दोनों का है, तो ये आपका फार्मूला इसका महत्वपूर्ण है। ये जो वोल्टेज गेन का दिया हुआ है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।